प्यारे विद्यार्थियों, कल कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में हम लोगों ने इतिहास विषय पर चर्चा की और रिकॉर्डेड वीडियो अध्ययन के लिए आपको ग्रुप पर उपलब्ध कराया। एक विद्यार्थी सर्वेश ने 3 प्रश्न उठाए, जिससे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा और समझा। उन्होंने पहली बात उठाई है कि पहले शंका समाधान कर देते हैं, फिर आज उस अध्याय के अगले खंड पर बात करेंगे। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि सर, अगर नेपोलियन की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी तो उसका विरोध क्यों हुआ। हमने कल आपको बताया उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठीक थी। जैसा कि आमतौर पर जो डिक्टेटर होते हैं, निरंकुश शासक होते हैं, जो अपने मन का करते हैं, उनमें सबकी प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा सा चुस्त होती है। नेपोलियन का विरोध उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण नहीं, उसके एकाधिकार, अत्याचारी शासन और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण हुआ। सब कुछ अपने कब्जे में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ, हर राष्ट्र को जीतने की प्रवृत्ति के कारण हुआ, और उसकी और भी बहुत सारी कमजोरियां थी। जनता उससे त्रस्त हो गई और उसकी सच्चाई को वहाँ के लोगों ने समझा। मैं समझता हूँ इसका उत्तर आपको। दूसरी बात विद्यार्थी ने पूछी है, सर बेगारी क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न आया। बेगारी वह है आपसे कार्य लिया जाए और उसका पारिश्रमिक न दिया जाए। बिना वेज के, बिना मूल्य के, बिना पारिश्रमिक के मजदूरी या कार्य कराना, यह बेगारी है। मजदूरों से यह कराने की परंपरा वहाँ थी। तीसरा प्रश्न पूछा है कि बाट माप की प्रणाली केवल यूरोप में ही भिन्न भिन्न थी कि पूरे विश्व में। यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व में थी। भारत में मैं उसका जमीन की माप से आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारा जो बीघा विश्वामीन माप की प्रणाली है, हमारे यहाँ जो विश्वा है, इलाहाबाद बीघा है। आप पश्चिमी यूपी, इसी उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर मंडलों में चले जाइए तो वहाँ का बीघा इसका लगभग 1/3 है। जो मानक बाट माप प्रणाली है हेक्टेयर और एकड़ की, उसमें सब एक समान है। तो आधुनिक बाट माप प्रणाली के पहले ये मापन की प्रणाली पूरे विश्व में क्षेत्र वाइज अलग अलग थी, जिसे उस एक राष्ट्र में एक करने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं आज के नए अध्याय पर। कल हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जो पहला अध्याय था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, उसी के तहत ये जो पूरा चैप्टर है 6 खंडों में है। दूसरा खंड है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अध्याय को समझिए, निर्माण मतलब कैसे वहाँ पे राष्ट्रवाद बना। फिर 18वीं शताब्दी में आप यूरोप में देखेंगे तो जो वर्तमान देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इस प्रकार के राष्ट्रीय राज्य, जर्मनी वहाँ नहीं थे। छोटे छोटे राज्य थे, काउंटन थे, डचियाँ थी। ये विभिन्न भाषाओं में छोटे राज्यों के नाम हैं, इनसे बहुत भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं। डचियाँ थी जहाँ निरंकुश राजतंत्र थे, छोटे छोटे इलाकों में थे, उनकी अपनी भाषाएं थी, वो बिखरे हुए थे। किसी एक बड़े राष्ट्र के रूप में उनकी न अपनी पहचान थी, न उससे अपने को जोड़ पाते थे। और उस समय उसका उदय फ्रांसीसी क्रांति और नवीन औद्योगिक, खास तौर से औद्योगिकरण के कारण एक नवीन मध्य वर्ग उपजा, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी सेवा क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे अध्यापक आपको पढ़ाने की सेवा देता है, डॉक्टर आपकी चिकित्सा करता है, वकील आपको विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह सब क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसमें आपका पेंटर, इलेक्ट्रीशियन भी आ जाएंगे सेवा क्षेत्र। आपको इकोनॉमिक्स की जब चैप्टर चलेगी तो जहाँ पे रोजगार के क्षेत्रों पर बात होगी तब इस पर हम आपको बृहद बताएंगे, लेकिन यहाँ चल तो सेवा क्षेत्र और इन क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर
मध्यम वर्ग का उदय हुआ। दूसरी चीज, कुलीन वर्ग के जो अधिकार थे, विशेषाधिकार, जब वे समाप्त हुए तो इस मध्यम वर्ग को विकास करने का बहुत अवसर मिला। अब कुलीन वर्ग उस समय कुलीन वर्ग, यूरोप में कुलीन वर्ग के अंतर्गत ही सारी संपत्ति और भूमि का अधिकार आमतौर पर था। पश्चिम यूरोप में खेती यह कुलीन वर्ग के लोग छोटे किसानों और किराए के किसानों के सहारे कराते थे। तो मध्य और पूर्वी यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरें थी जहां भूदासों के माध्यम से खेती कराते। भूदास का मतलब जमीन का कार्य करने वाले दास। इनका पूरी संपत्ति पर अधिकार था, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम थे। नवीन औद्योगिक विकास और फ्रांस की क्रांति के बाद स्थितियां बदलने से वहाँ उदारवाद का जन्म हुआ। उदारवाद शब्द जो है वो लातिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ादी। उदारवाद को यूरोप के लोगों ने अपनी आज़ादी का माध्यम समझा। उनका तात्पर्य था कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत और व्यक्तियों की आज़ादी तथा प्रतिनिधियात्मक शासन की स्थापना। प्रतिनिधियात्मक शासन से तात्पर्य है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन। जैसा कि वर्तमान में आप भारत में देखते हैं, संसद के सदस्यों को आप, विधानसभा सदस्यों को आप चुनते हैं और वो जाके सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। तो हमारे जनता के प्रतिनिधि के रूप में, तो प्रतिनिध्यात्मक शासन पर उदारवादियों का बल था। यहाँ प्रतिनिध्यात्मक शासन से उस समय के यूरोप का तात्पर्य सबको मताधिकार से नहीं था, जैसा कि आज भारत में है। वहाँ केवल पुरुष मतदाता होते थे, वो भी संपन्न पुरुष। थोड़े समय में फ्रांस में जब जैकोबियन क्लब का शासन रहा, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समय में केवल संपन्न पुरुष वर्ग ही मतदाता होता था। महिलाओं को अवयस्क मान के उनको अपने पिता, भाई, पति को उनका अभिभावक माना जाता था। तो वहाँ मताधिकार जो उस समय उदारवादियों ने दिया केवल संपन्न पुरुष वर्ग को, पुरुष वर्ग भी सब नहीं। इस प्रकार उदारवाद के तहत एक नवीन शासन प्रणाली आई और राष्ट्र की बातें इनके अंतर्गत, प्रतिनिध्यात्मक शासन आया। भले ही सीमित मताधिकार था और इन प्रतिनिधियों ने शासन व्यवस्था पर आगे बढ़े। अब नेपोलियन के उदय के बाद एक बार ये सारी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई और सब नेपोलियन से संघर्ष हुआ। नेपोलियन का 1815 में पतन हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद लोगों ने फिर ये महसूस किया कि ये प्रजातंत्र और ये सब में नुकसान है और पुराना रूढ़िवादी शासन ही, और फ्रांस में पुराने बुर्बो वंश के लोगों को राजा बनाए, लेकिन पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था पर नहीं लौटे और आधुनिक शिक्षा, उद्योग आदि को उन्होंने श्रेयस्कर मारा। कालांतर में कुछ समय के बाद वहाँ पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये उदारवादी नए नए अधिकारों की बात करते थे। प्रेस की आज़ादी की बात आई और जब प्रेस स्थापित हुआ, इससे भी राष्ट्रवाद की बात, जो बात कोई कहता था राष्ट्र के लिए, वो पूरे देश में प्रसारित होती थी। इन सभी घटनाओं ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत योगदान किया। नवीन राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण हुआ, उनका प्रचार प्रसार हुआ प्रेस के माध्यम से। नए नए पेंटिंग्स बनाए गए, बड़े बड़े कलाकारों और विद्वानों ने इस प्रकार से कार्य किए। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। अन्य फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आधुनिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जय हिंद। आप इस अध्याय को NCERT की पुस्तक से पढ़ के हमारे इस कथन को सुनिए। अगर कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आती है इस वक्तव्य की या अध्याय को पढ़ने पर, तो उसे पुनः ग्रुप में प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे। जय हिंद।